जमाना ढूंढता बहुत है उस इंसान को, जमाना ढूंढता बहुत है उस इंसान को जिसने लिबास नहीं इतिहास बदला है। स्वागत विद्यार्थियों आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। विद्यार्थियों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और कूट कूट करके हर एक प्रश्न हमने कंसेप्चुअली ऐड किया है, जिस प्रकार से आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन सेटअप किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सभी प्रश्नों को बिल्कुल वैसा ही लिया है जिस ढंग से झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने लिया है यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय संख्या 2 और यहाँ पर चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ हम लोग सभी प्रश्न अभी देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के किस भाग में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि वो मांग कब ज़्यादा करता है, कब वो मांग कम करता है, कब उपभोग ज़्यादा करता है, कब उपभोग कम करता है, कब वो संतुलन की स्थिति में होता है। तो इस तरह के विचार हम लोग अर्थशास्त्र में कहाँ पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं और ये अध्याय संख्या 2 है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम ही पढ़ते हैं ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हमने सभी प्रश्नों को वैसा ही लिया है जिस ढंग से झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया है अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा अध्याय और इस अध्याय का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसी से जुड़ा हुआ हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के किस भाग में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम भी दिखा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा चैप्टर है और इसी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि मांग क्या होता है या फिर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है। इस तरह के जो भी कंसेप्ट होते हैं, कब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, मांग की लोच जो है वो देखते हुए कंज्यूमर कब अपनी डिमांड को बढ़ाता है या घटाता है। तो इस तरीके से उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, उपयोगिता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु से जब मानव की जरूरत पूरी होती है तो इसका मतलब उस वस्तु में कुछ ना कुछ गुण या उसमें जो है विशेषता छुपा है जिससे मानव की आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा क्या कह रहा है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ऐसा किसने कहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि हम उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। देखो यहाँ पर माप की इकाई पूछ रहा है कि माप की इकाई क्या है, बताइए। हम यूटिलिटी को किस टर्म में मापते हैं, तो ये टर्म होता है यूटिल्स, और यूटिल टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था प्रोफेसर फीसर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो हम लोग जानते हैं उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है, साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस है, क्योंकि हमारा मन जिस दिन बढ़िया रहता है तो हमारी पसंद वाली वस्तु मिल जाए मन बहुत अच्छा लगता है ना, संतुष्टि ज़्यादा मिलता है। लेकिन किसी दिन वही पसंद की वस्तु मिल गई लेकिन हमारी तबीयत खराब है तो वही वस्तु हमें ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु में दरअसल चीज़ें बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हमारे अंदर हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अगला देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है। इसका मतलब कि हर एक वस्तु से आपकी अलग अलग जरूरतें पूरी होती है। जैसे कि रोटी से भूख मिटाया जा सकता है लेकिन बदन नहीं ढका जा सकता, है ना। इसी तरीके से कलम से लिखा जा सकता है, इससे भूख नहीं मिटाया जा सकता। तो हर एक वस्तु के अंदर में अलग अलग तरह की क्षमता होती है, अलग अलग तरह का गुण होता है, इसीलिए कहते हैं कि उपयोगिता व्यक्ति पूरक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जिस यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। सापेक्षिक होने का मतलब है कि यूटिलिटी जो है ना एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ये टाइम टू टाइम
पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफर कर जाता है। जैसे कि अभी ठंड का दिन है तो देखो हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आ जाता है तो यही हम लोग जो स्वेटर आज पहने हुए हैं इसी का त्याग कर देते हैं गर्मी के दिनों में और सूती वस्त्र की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर उपयोगिता जो है ना, एक इसका जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव होता है, मतलब टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस जो है ना उपयोगिता डिफर कर जाता है, इसलिए कहते हैं उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। तो इनमें से सभी हमारा जवाब सही हो जाएगा। देखो सारी क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पर डिटेल में जाना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो गणनावाचक मतलब कार्डिनल, जहां पर हम उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कहा था मार्शल ने। इन्होंने कहा था कि हम उपयोगिता को संख्या में बता सकते हैं कि किस वस्तु से कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। बताइए, क्रमवाचक मतलब कार्डिनल नहीं बल्कि ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यहां पर बात की, यानी कि गणनावाचक जो बात हुआ वो मार्शल ने दिया था, लेकिन क्रमवाचक दिया था दो लोगों ने, ज़ाहिक्स और RJD एलन ने दिया था क्या, क्रमवाचक माप। ध्यान रखिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि उपयोगिता है ना, यहाँ पर उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिग्स और एलन का मानना था कि उपयोगिता क्या होती है तो एक क्रमिक संख्या में मापा जा सकता है, ऐसा कहा था जार हिग्स और RJD एलन ने। इन लोगों का मानना था कि हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्रमिक संख्या में बता सकते हैं कि हमें ज़्यादा मजा जो है वो रसगुल्ला खा करके आ रहा है या गुलाब जामुन खा करके। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये बताया कि हम जिसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे इसका मतलब उस वस्तु से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि हम ज़्यादा किस वस्तु को खरीदते हैं, जो हमें ज़्यादा पसंद होता है, जो हमारी रुचि वाली वस्तु होती है। तो इन लोगों का कहना था कि हम यहाँ पर संख्या में नहीं बता सकते कि किससे कितनी यूटिलिटी मिली, इससे 50 मिला तो इससे 60 मिला, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ये हमें दोनों में से कौन ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, कौन सी हमारी पसंद की वस्तु है, ये हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने यूटिलिटी को मापने की बात कहा था। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखो, जब भी हम उपभोग की इकाई में परिवर्तन लाते हैं तो उपभोग की इकाई में परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू होता है डेल्टा यहाँ पर क्यू, यानी कि उपभोग की मात्रा में परिवर्तन या फिर इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोग की इकाई में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसके दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये हमारा सही और सटीक फॉर्मूला है। अगला देखिएगा, यहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 10वां में क्या कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया सीमांत उपयोगिता निकालने का तरीका होता है यहाँ पर कैसे कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ है उसके दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 11 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की 2 इकाई उपभोग किया जाता है तो उपभोक्ता को कुल उपयोगिता 22 प्राप्त होता है, यानी कि उपभोग की मात्रा कितनी है, उपभोग की इकाई है 2, तो उस समय कुल उपयोगिता कितना प्राप्त हो रहा है 22, ठीक है। और यह केवल अगर एक इकाई उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता होती है 10, यानी कि एक इकाई अगर कम उपभोग किया जाए तो कुल उपयोगिता यहाँ पर 10 होती है। तो यहाँ पर बताइए कि सीमांत उपयोगिता क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर कितना का परिवर्तन है, 1 का, मतलब कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं mu इक्वल टू क्या निकलेगा, डेल्टा क्यू, और यहाँ पर क्या लिखाएगा डेल्टा टीयू। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, डेल्टा क्यू का मतलब क्या, उपभोग की मात्रा में परिवर्तन कितने का हुआ, 1 का, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, क्योंकि दोनों में देखो डिफरेंस कितने का है, 2 - 1 करो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। और कुल उपयोगिता में कितने का अंतर है, 12 का, तो ऊपर में आप 12 कर दीजिए, मतलब 12/1 मतलब 12, तो इसलिए सीमांत उपयोगिता हो जाएगा 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक उपभोक्ता को 4 रसगुल्ले के उपभोग से कुल उपयोगिता 40 प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब उपभोग कितना किया जा रहा है 4, तो उस समय टोटल यूटिलिटी कितनी है, कुल उपयोगिता है 40। तो कह रहा है कि औसत उपयोगिता क्या होगी। तो औसत तो निकालना और भी आसान है, एवरेज यूटिलिटी निकलता कैसे है,
टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर दीजिए कितना यूनिट्स कंज्यूम किया गया है कंज्यूमर द्वारा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि TU कितना है 40 और Q यानी कि क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया गया है तो 4, तो इसलिए एवरेज यूटिलिटी निकल जाएगा 10। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा B, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता खाली स्थान होगी। तो बताइए जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है यानी कि TU हमारा जब मैक्सिमम पर हो जाता है तो MU हमारा क्या होता है। आप लोग जानते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका है और आपके मॉडल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन C। जब हमारा TU मैक्सिमम होता है ना तो उस टाइम MU जो है वो शून्य हो जाता है, यानी कि व्हेन TU becomes maximum then MU is equal to 0। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 14 में क्या कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो चुकी है तो कुल उपयोगिता तो घटेगी, स्वाभाविक सी बात है, तो घटती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपका जब भी आपका MU क्या हो जाता है नेगेटिव, तो उस टाइम TU जो है ना घटने लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि TU निकालने के लिए ना ऐसे निकाला जाता है MU फर्स्ट प्लस में क्या करते हैं MU सेकेंड, ठीक है, प्लस में क्या करते हैं MU यहाँ पर थर्ड। तो मान लो किसी इकाई को उपभोग करें और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक मिल गया तो यहाँ पर तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये जोड़ने के बजाय तो घट जाएगा। तो इसलिए जब MU नेगेटिव हो जाती है तो TU घटने लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 15 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घटते जाती है। इस नियम का नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से, क्योंकि सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, कमी होते जाती है, घटते जाती है सीमांत उपयोगिता। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा हम वृद्धि करते हैं तो उपभोग की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ में सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ये गॉसेन का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गॉसेन जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ही पहली बार इस नियम का जिक्र किया था, जिसे हम गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहते हैं या फिर सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। देखो हमेशा से आपको हम एक बात कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर जो है ना, अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। ठीक है, अपने लक्ष्य पर नजर रखिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है ना वहां नसीबों को भी झुकना पड़ जाता है। तो इसलिए अपनी कोशिश में लगे रहिए। अभी भी आपके पास जितना भी वक्त है आप पूरे वक्त को वक्त दे दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है। सीमांत उपयोगिता किन परिस्थितियों में लागू होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर शर्त लगा लेना पड़ता है एक तरीके से कि उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी एक ही तरह की चीज़ को हम उपभोग करते जाएंगे तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। यानी कि हम मान लो कि रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रसगुल्ले की जो है ना एक करके इकाइयाँ हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रत्येक बार जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों से जो उपयोगिता मिलेगी वो घटती चली जाएगी। यानी कि जितनी बार आप उसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते चले जाते हो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो उपभोग की क्रिया क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। फिर क्या, जितनी भी आप मात्रा का उपभोग कर लें, चाहे तो आप 100 रसगुल्ले कंज्यूम क्यों ना कर लें, तो यहाँ पर सभी जो रसगुल्ले होंगे ना उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि वस्तु का गुण समान होना चाहिए, तभी इस तरह की स्थितियां लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरा क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, तभी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। क्योंकि कंज्यूमर का इनकम अगर चेंज हो गया तो कंज्यूमर का मन भी बदल जाएगा। अभी जो है समोसे कंज्यूम कर रहा है तो कह देगा कि नहीं रसगुल्ले कंज्यूम करेंगे, रसगुल्ले कंज्यूम कर रहा है तो कह देगा नहीं समोसे कंज्यूम करेंगे, मतलब कि उसका मन बदल सकता है। इसलिए कंज्यूमर का इनकम यहाँ पर स्थिर मान लिया जाता है। वस्तुओं के जो गुण हैं, स्वभाव है वस्तु का, वो भी समान रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब जाकर के उपभोग की प्रक्रिया जब लगातार होगी तो सीमांत उपयोगिता घटती यहाँ पर चली जाती है। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, यानी कि इनमें से सभी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम
कि प्रतिपादक कौन है। मैंने बताया ना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया था, जर्मनी के अर्थशास्त्री थे गॉसेन, इसीलिए गॉसेन का पहला नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। अब देखो क्वेश्चन संख्या 18 में क्या कह रहा है कि गॉसेन का पहला नियम निम्न में से कौन सा है, और ये क्वेश्चन देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को 2022 में ही पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही गॉसेन का पहला नियम के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाइए। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कह रहा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहते हैं गॉसेन का पहला नियम, और समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं गॉसेन का दूसरा नियम। यही दो नियम थे गॉसेन के, एक तो समसीमांत उपयोगिता नियम जिसको हम लोग कह रहे हैं गॉसेन का दूसरा नियम है ये, और एक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसको गॉसेन का पहला नियम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, एक वस्तु में उपभोक्ता संतुलन का शर्त है। बताइए जब कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो संतुष्टि में कहां पर बना रहना पसंद करता है। तो हम लोग जानते हैं मार्शल ने समझाया था ऐसा कि जहां पर सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर हो जाता है वहीं पर वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम के पॉइंट में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 देखिएगा, ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में क्वेश्चन डाला हुआ है और वहीं से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। दरअसल देखो क्या हमने कहा, सो कह रहे हैं कि निम्नांकित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है, यानी कि ये जो टेबल दिया हुआ है ये टीयू दिया हुआ है, कुल उपयोगिता है ना इसमें, देखो टीयू टीयू। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में, यानी कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में उस वस्तु की कितनी इकाइयां उपभोग करना चाहेगा या प्राप्त करना चाहेगा। तो हम लोग अभी जो कंडीशन देखे हैं MU = P, वही आपको फाइंड करना है। प्राइस तो दिया हुआ है ना, प्रति इकाई मूल्य कितना है 5 रुपया, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं नोट करके रख लो कि मूल्य जो है वो कितना है 5 रुपया, और हमारा MU भी कितना आना चाहिए 5 रुपया, और जहाँ MU 5 आ गया वहीं पर हम रुक जाएंगे, वही होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो निकालते हैं इससे हम MU, कैसे निकलता है आपको मालूम ही है, डेल्टा TU/डेल्टा Q आप करते हैं। तो शुरुआत में हम लिखते हैं यहाँ पर MU, तो यहाँ पर जो पहली इकाई में TU होता है वही हो जाता है MU भी, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो उपभोग की मात्रा में हमने परिवर्तन किया एक एक्स्ट्रा यूनिट का, तो उससे TU में कितने का परिवर्तन है, TU तो पहले 10 था, अब कितना बदल गया 8 बदल गया, तो यहाँ पर TU हमारा 8 हो जाएगा। फिर से TU देखिए कितना बदल गया 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए TU में कितने का परिवर्तन आया 6 का, फिर यहाँ पर 5 का, फिर यहाँ पर देखिए 4 का, और इसी ढंग से यहाँ से यहाँ 3 का, और इधर आगे देखिए 2 का। तो हमें कितना चाहिए था MU 5, तो देखो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कहाँ पर 5 है, ये वाला। तो कितनी इकाई का उपभोग करना चाहेगा, देखो उपभोग की मात्रा को n लिखा गया है, उपभोग की इकाई को कितना लिखा है n, तो यहाँ पर 5 इकाई का कंज्यूमर जो है उपभोग करना चाहेगा, जिसमें कि सीमांत उपयोगिता 5 है और वस्तु का मूल्य भी कितना है 5 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, 5 इकाई का कंज्यूमर यहाँ पर उपभोग करेगा तो वो संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो क्या दर्शाता है भाई, तो हमारा दर्शाता है वो समान संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है। हम लोग जानते हैं ना उदासीनता वक्र कैसा होता है, सामान्य रूप से कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, यही तो है उदासीनता वक्र। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन या जितने भी संयोग बने होते हैं ये एक उपभोक्ता को देता है समान स्तर का संतुष्टि, यानी कि उपभोक्ता को पॉइंट A B C D हर जगह पर क्या देता है, समान स्तर का संतुष्टि देता है। यही तो है उपभोक्ता संतुलन की बात हम लोग करते हैं ना दो वस्तु की स्थिति में। देखो अब क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या बताता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस या फिर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता वक्र के ढाल को बताती है। किसको बताती है, उदासीनता वक्र के ढाल को बताती है। ये MRS क्या है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है IC कर्व है, उदासीनता वक्र है, और इस पर कई सारे संयोग बने होते हैं। अभी मान लो हम 2 ही लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं y का मान लो 10 इकाई, ठीक है, इधर y वस्तु का है, और यहाँ पर हम x एक्सिस की साइड में ले लेते हैं 1 इकाई। ठीक है, ये हमारा जो है x वस्तु के लिए है 1 इकाई, और y वस्तु के लिए कितना है 10 इकाई। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बना है A। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा संतुष्टि तो सेम रहे, लेकिन हम किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं। मान लो कि हमने x वस्तु का मात्रा 1 से बढ़ा करके हमने कर दिया 2, तो जब कभी भी हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो y वस्तु की मात्रा हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया है 4 इकाई और हम आ गए 6 पर,
तो हमें देखो x वस्तु की, है ना, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y वस्तु की जो है ना 4 इकाई हमें कम करना पड़ गया है। तो यहाँ पर जो त्याग हुआ ना उसी को कहते हैं MRS। तो कितना आया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 हम नेगेटिव में सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, वैसे हम 4 केवल लिखेंगे। तो चूंकि 4 इकाई यहाँ पर कम हुआ, किसके लिए, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना संतुष्टि a पर रहता है उतना ही b पर। तो हम अब हमसे पूछता है कि MRS क्या होगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर y अपन हो जाएगा डेल्टा x। अब समझने के लिए यहाँ पर नेगेटिव भी साइन यूज कर सकते हैं, जिससे पता चले कि y की मात्रा जो है कम हुई है। और कितनी कम हुई है, 4 इकाई कम हुई है। हम नहीं लगाते माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर करें तो MRS इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो हम समझते हैं इसको क्या, ऊपर देखो डेल्टा y है, तो y कितना है यहाँ पर आया, डेल्टा y मतलब 4, मतलब y में परिवर्तन 4 है। और x में कितने का परिवर्तन है, केवल 1 एक्स्ट्रा हुआ है यहाँ पे परिवर्तन, तो इसलिए नीचे में हो जाएगा 1, मतलब कि हमारा हो जाएगा 4:1। ठीक है, मतलब MRS यही होता है। और MRS ही जो है ना उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछेगा कहीं ना कहीं। अब बात आता है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र कैसा होता है भाई, आपने देखा भी, उदासीनता वक्र जो है वो उत्तल होता है, इस ढंग से उत्तल है, लेकिन ये सामान्यता ऐसा होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है देखो 25 में कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। सामान्यतः जब पूछेगा तो ऐसा होता है जिसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु की ओर धंसा हुआ है। देखो ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, और इधर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए कहते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। जहाँ पर हम देखते हैं ये दो वस्तु के जो है अलग अलग संयोगों को दिखा तो रहा है जरूर, लेकिन ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो सामान्यता अगर पूछेगा तब मूल बिंदु की ओर क्या होगी, उत्तल होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी सामान्यता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा उस वक्त उदासीनता वक्र हमारा जो है ना कनकेव भी बन सकता है, कनकेव भी बन सकता है, और एक सीधी रेखा भी इस ढंग से बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि सामान्यता शब्द लगा रहेगा तो केवल उत्तल होगा, और सामान्यता शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी होगा, यानी कि कन्वेक्स भी, कनकेव भी होगा जिसको अवनतोदर बोल रहे हैं, या फिर दोनों होगा, या फिर सरल रेखा भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर इनमें से दोनों होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखते हैं उदासीनता वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, कन्वेक्स होती है टू दी ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है, उदासीनता वक्र को हम समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उदासीनता वक्र पर जितने भी संयोग इस ढंग से बने रहते हैं, एक आईसी के ऊपर में चाहे तो संयोग यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, हर जगह पर ये उदासीनता वक्र जो है दिखाता है समान स्तर के संतुष्टि को। तो इसलिए हम इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, उदासीनता वक्र का ढाल जो है ना कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए नेगेटिव स्लोप का हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा यहाँ पर दोनों ले लिया गया है। मान लो ये हमारा कितना है, 10 है, और ये मान लो कि 1 है। जैसे ही हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो हमें y वस्तु की कुछ ना कुछ मात्रा कम करना पड़ता है। मान करके चलिए कि यहाँ पर हम कम कर दिए, कितना, इसको हम कम कर दिए, मान करके चलते हैं यहाँ पर हम 5 इकाई, तो आ जाते हैं 5 पर। ठीक है, फिर से अगर हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा फिर से हमें कुछ ना कुछ कम करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक बार त्याग की गई जो मात्रा होती है वो हमारा जो है ना यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया गया वही है हमारा क्या, MRS। और इसके वजह से ही यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि x वस्तु की मात्रा अगर मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, और y वस्तु की मात्रा अगर यहाँ पर है, तो अगर हम x वस्तु की मात्रा को इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो y वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ जाता है। मतलब एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटाना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ऋणात्मक ढाल। समझ गए होंगे। चलिए, तो इनमें से सभी हमारा जवाब सही हो जाएगा उदासीनता वक्र के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र इसी का नाम है, उदासीनता वक्र का ही दूसरा नाम है। तो कह रहा है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है किस पर, तो क्रमवाचक माप पर। ध्यान रखिएगा, क्रमवाचक जो उपयोगिता की माप है ना उसी पर आधारित होता है हमारा उदासीनता वक्र का कंसेप्ट। ठीक है, जिसको J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने दिया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र की विशेषता कौन सी है। उदासीनता वक्र कैसा होता है,
तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, बिल्कुल बात सही है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये भी सही है, क्योंकि x वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर y वस्तु की मात्रा को हमें कम करना ही पड़ता है। और इसलिए तीसरा देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते हैं। इस प्रकार से उदासीनता वक्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर अलग अलग उदासीनता वक्र अपने अलग अलग संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है। तो अगर अलग अलग संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है तो फिर एक दूसरे को तो क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल भी बात सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते, ये उदासीनता वक्र की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र हो सकते हैं। अनलिमिटेड हो सकते हैं भाई। इस ढंग से हम कई सारा उदासीनता वक्र एक साथ जो है ना खींच सकते हैं, कई सारा उदासीनता वक्र खींच सकते हैं, और यही कहलाता है उदासीनता मानचित्र। यानी कि जब एक साथ में कई सारे जो है ना उदासीनता वक्र या फिर आईसी कर्व को खींचा जाता है तो इसी को हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, यानी कि उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जहां पर ऊपर वाला जो उदासीनता वक्र होता है वो ज्यादा संतुष्टि देता है, नीचे वाला उससे कम, और सबसे नीचे वाला सबसे कम संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है। तो यहां पर उदासीनता मानचित्र में हम कई सारा उदासीनता वक्र खींच सकते हैं, असंख्य खींच सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या 30 में क्या कह रहा है। 30 में कह रहा है कि निम्न में से उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के लिए हम लोग कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तभी रहेगा जब उदासीनता वक्र रेखा, यहाँ पर बजट रेखा होगा, उदासीनता वक्र रेखा बजट रेखा को स्पर्श करे। किसको स्पर्श करे, बजट रेखा को स्पर्श करे। यहाँ पर डाल लेना, ठीक है ना, एक कंसेप्ट छूट गया है। उदासीनता वक्र रेखा यहाँ पर हो जाएगा बजट रेखा, बजट रेखा को स्पर्श करे। ठीक है, ये कैसे होता है ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये हमारा हो गया उदासीनता वक्र, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व, आईसी हमने नाम दे दिया है इसका। अब हम ले लेते हैं इससे पर बजट लाइन, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर की औकात जो होती है वो दिखाता है बजट लाइन। तो हमने यहाँ पर जो वो बजट लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बजट रेखा को ये टच करेगा ही करेगा थोड़ा बहुत। तो इसी पॉइंट पर जो है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, जहां पर हम समझते हैं कि एक दूसरे को, यानी कि उदासीनता वक्र ये है और बजट रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श किए, और इसी जगह पर दोनों का ढाल भी क्या होता है, एक समान हो जाता है। तो ये भी आपका बात बिल्कुल सही है। और उदासीनता वक्र के ढाल को कौन बताता है, तो बताता है MRS, ठीक है, कौन बताता है, MRS जो है वो उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है, और बजट रेखा के ढाल को बताता है प्राइस रेशियो, इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर px/py हमने लिखा है, नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, मतलब इनमें से सभी जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 31 कि बजट रेखा का वैकल्पिक नाम क्या है। तो बजट रेखा का वैकल्पिक नाम होता है यहाँ पर कीमत रेखा, व्यय रेखा और कीमत अवसर रेखा भी नाम देते हैं। इनमें से सभी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 32 में कह रहा है कि बजट रेखा का ढलान होती है। तो बजट रेखा हमने दिखाया अभी जस्ट आपको कि लेफ्ट टू राइट होता है, बाईं से दाईं ओर होता है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है दोनों अक्षों को छूते हुए इसी ढंग से। तो मान करके चलो ए से लेकर के बी तक हमारा क्या है, बजट लाइन है। तो यही हमारा जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है ये बजट रेखा, जो कि यहाँ पर बताता है कि वाई वस्तु की अधिकतम मात्रा इतनी खरीद सकता है, और अगर इसकी मात्रा शून्य कर लिया तो एक्स वस्तु की मात्रा इतनी खरीद सकता है। और ये हमारा पूरा जो सीधा रेखा गया है यही है हमारा बजट रेखा, जिसका ढाल होता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो बजट रेखा की ढलान कैसी होती है, ऋणात्मक ढाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 33 में क्या कह रहा है कि बजट रेखा इंगित करती है, यानी कि बजट रेखा क्या इंडिकेट करती है। तो हमने कहा था आपको कि बजट रेखा जो है मूल्य अनुपात को बताता है, प्राइस रेशियो को बताता है। तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन को पूछा जाता है इस ढंग से। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लीजिए उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया यहाँ पे।
क्वेश्चन संख्या 34 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो वस्तुओं x और y के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। दो जो है यहाँ पर वस्तु हैं x और y, और इन दोनों वस्तुओं के लिए बजट रेखा जो है ना AB को दिखाया गया है। यहाँ पर देखो A से लेकर के B तक बजट रेखा है। तो इस बजट रेखा की ढाल क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे कि इसका ढाल क्या होगा। तो बजट रेखा यहाँ पर कैसे बनता है भाई, ये आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। और इसका स्लोप कैसा होता है, तो स्लोप होता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर बताइए फॉर्मूले के आधार पर तो हम लोग कहते हैं px/py इसका बजट रेखा का ढाल होता है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन पहला में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 35 में क्या कर रहा है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के खरीदने पर या फिर क्रय करने पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बजट रेखा के ऊपर तो कई सारे संयोग बने होते हैं। बजट रेखा के ऊपर कई सारे संयोग बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो पॉइंट ये है, यहाँ पर मान लो पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट मान लो सी है, इसी ढंग से यहाँ पर मान लो पॉइंट डी है। कई सारे और भी हो सकते हैं। अगर आपको 5 दिखाने तो आप 5 भी दिखा सकते हैं, यहाँ डी और यहाँ पर मान लो ई कर दिए। तो ए से लेकर के ई तक हमारा बजट लाइन है। अब ये हर एक कॉम्बिनेशन जो बने हुए ना ए बी सी डी ई करके, इनमें से किसी भी एक बंडल को कंज्यूमर अगर खरीदता है तो उस व्यक्ति का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, कुछ भी उनके पास पैसा नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साइड में लिखा जाता है एक्स वस्तु की मात्रा, मान लो कि यहाँ पर एक्स गुड्स को दिखा दिया गया और इधर जो है ना वाई गुड्स को दिखा गया, मात्रा को लिखा जाता है यहाँ पर मात्रा। यानी कि मान लो कि यहाँ पर बी की बात कर लें अगर हम, तो ऐसे मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की 1 इकाई है और वाई वस्तु की यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 इकाई है। या फिर यहाँ पर सी पर मान लीजिए कि एक्स वस्तु की 2 इकाई है और वाई वस्तु की यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 इकाई है, ऐसा कुछ। तो मतलब कि यहाँ पर कंज्यूमर बी को खरीदे या सी को खरीदे, कंज्यूमर का पैसा जितना बी पर खर्चा होगा उतना ही कंज्यूमर का पैसा सी पर भी खर्चा होगा। यही इसका जो है आप कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि बजट रेखा के ऊपर में जितने भी संयोग बने होते हैं उनमें से किसी भी एक बंडल को खरीदेगा, कंज्यूमर का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, कुछ भी उसके पास पैसा नहीं बचेगा। इवन यहाँ भी खरीदेगा अगर तो भी सारा पैसा खत्म, यहाँ खरीदेगा तो भी सारा पैसा खत्म, यहाँ खरीदेगा तो भी सारा पैसा खत्म, यहाँ भी खरीदेगा तो भी सारा पैसा खत्म और यहाँ पर भी खरीदेगा तो भी सारा पैसा खत्म। लेकिन इनमें से किसी एक ही कंजम्पशन, एक ही जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर ले सकता है अपने दिए हुए आय से, सभी को खरीद नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन इस बजट रेखा के बाहर अगर कोई जो है ना बंडल बना हुआ है तो उसकी खरीदारी कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अंदर क्वेश्चन संख्या 36 में। 36वें क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्टिंग से। कह रहा है कि बजट रेखा दाहिनी ओर कब विस्थापित हो जाती है। तो बजट रेखा जो है हम लोग देख चुके हैं बहुत बार, लेकिन ये बजट रेखा दाईं तरफ कब चली जाएगी। तो बजट रेखा मान लो कि यहाँ पर बना हुआ है इस ढंग से, मान करके चलते हैं कि ए से लेकर के बी तक हमारा बजट रेखा है, लेकिन कह रहा है कि ये दाईं तरफ कब चली जाएगी। तो देखो पैरेलली जाता है जनरली, इस ढंग से जब जाएगा तो यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारे लिए बन गया है। तो बजट रेखा दाईं ओर तभी जाती है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया है, क्योंकि ये बताता है मान लो अगर 100 रुपया को तो 100 रुपया से ज़्यादा दिखा रहा होगा ये वाला लाइन, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो बजट रेखा दाहिनी ओर चली जाती है इस ढंग से। ठीक है, लेकिन उस समय एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 37 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट रेखा बाईं ओर कब विस्थापित हो जाती है। तो यह भी बढ़ा था तो दाईं ओर चला गया, और कंज्यूमर का इनकम घटेगा तो बाईं तरफ चला जाएगा। तो अगर कंज्यूमर का यहाँ पर जो है बजट रेखा है बना हुआ ए बी, तो अगर कंज्यूमर के पास अब पैसा कम हो गया तो निश्चित तौर पर अब बजट रेखा जो वो बाईं तरफ आ जाएगा ए डैश बी डैश पर। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि जब कंज्यूमर का इनकम घट जाएगा तो बाईं ओर शिफ्ट करेगा बजट रेखा, यानी कि उपभोक्ता की आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। यहाँ तक तो बात हो गया कंज्यूमर के बिहेवियर से संबंधित मूल कंसेप्ट। अब आते हैं कंज्यूमर के यहाँ पर डिमांड से संबंधित कंसेप्ट को समझते हैं। अब कह रहा है कि मांग में आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, मांग कैसे क्रिएट होता है। आप जानते हैं किसी वस्तु की इच्छा होने पर मांग उत्पन्न होता है, लेकिन मांग यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए इच्छाएं काफ़ी नहीं है, आपके पास इच्छा को पूरा करने के लिए साधन भी होना चाहिए, यानी कि पैसा भी होना चाहिए। इच्छा तो भिखारी भी करता है,
तो क्या वस्तु की डिमांड कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, कहेगा भैया दे दो, हाथ फैला करके मांग लेगा। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कह रहा है साधन होना चाहिए। और साधन को खर्च करने के लिए में ना कई लोग बड़ा कंजूस होते हैं, खर्चा नहीं करना चाहते, तो वैसे व्यक्ति भी डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो साधन को खर्च करने की भी आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, हाँ, कि हम इस वस्तु के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इनमें से सभी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 39 कह रहा है कि मांग निर्भर करती है, मतलब किसकी वजह से मांग या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो भाई हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का कीमत जो है ना मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब वस्तु की कीमत पर ही मांग निर्भर करती है। और अगली बात क्या है? वस्तु की उपयोगिता। बिल्कुल, वस्तु की उपयोगिता, किसी वस्तु से मान लो ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और उपयोगिता कम मिलती है तो हम कम खरीदना पसंद करते हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मांग को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर देखो मांग घट गया और मूल्य घटने पर मांग क्या हुआ? बढ़ गया। ये तो मूल्य के संदर्भ में मैंने बता दिया ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। बी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, अगर किसी वस्तु से यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है, संतुष्टि ज़्यादा मिलता है, तो हम उस वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं। लेकिन किसी वस्तु से अगर हमें उपयोगिता कम मिला तो हम उस वस्तु की मांग जो है वो कम करते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन संख्या देखिएगा 40। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन संख्या 40 क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण 15 - 2p है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने पर यहाँ पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भैया। यहाँ पर देखो Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 15 - 2p, और p बराबर कितना बोल रहा है? 1 रुपया। तो यहाँ पर एक केवल पुट कर दो, 2 × 1 यानी कि 15 - 2, और 15 - 2 का मतलब कितना है? 13। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखिएगा 41 क्या कह रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो हम लोग देखें, वस्तु की कीमत मांग को तो प्रभावित किया, अभी कुछ देर पहले बात किए। उपभोक्ता की आमदनी भी मांग को प्रभावित करती है। इसको जरा ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती है। जिस व्यक्ति का आमदनी बढ़ा और उसने अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ा दिया, या फिर आमदनी घटने पर उसने डिमांड को घटा दिया, तो ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुड्स, यानी कि सामान्य वस्तु। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीधे तौर पर। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए इनकम के केस में ही, इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर कुछ कुछ चीज़ों की डिमांड घटा भी देता है। अभी क्या कह रहे थे कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ा देता है, इनकम घटने पर घटा देता है। तो यहाँ तो सीधा सीधा संबंध देखा जा रहा है आय और मांग में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकम बढ़ने से मांग कम हो गया किसी वस्तु की, और जब इनकम कम हुआ तब उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा किया। अगर ऐसा आय और मांग में संबंध पाया जा रहा है, विपरीत संबंध, तो इसको कहते हैं इन्फेरियर गुड्स। इसी को कहते हैं निम्न कोटि की वस्तु, इसी को कहते हैं तुच्छ वस्तु। तुच्छ वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु, घटिया किस्म की वस्तु, इसी को कहते हैं। और ये क्या है? सामान्य वस्तु है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि भी क्या करती है? मांग को प्रभावित करती है। आपको पता चल गया है ना? जिस वस्तु की प्रति आपकी रुचि ज़्यादा होगी आप उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो आप लोग इकोनॉमिक्स शुरुआत से ही नहीं पढ़े, तो इस तरीके से। लेकिन जिसको अगर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रुचि होगी, शुरुआत से ही बहुत बढ़िया से पढ़े, तो ये जो है फर्क हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? भाई सब में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है। मूल्य में परिवर्तन से तो मांग परिवर्तन होता ही है, आय में परिवर्तन होने से भी मांग परिवर्तन होता है, रुचि या फैशन में परिवर्तन होने से भी मांग परिवर्तन होता है। तो इनमें से कोई नहीं हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मांग तो परिवर्तन इन सबकी वजह से होता है। कह रहा है कि किन की वजह से नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं मिला हमको। अगला देखो, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 43 क्या कह रहा है? माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं। कंज्यूमर कितना घूम रहा है मार्केट में? 2 को घूम रहा है। एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्नांकित तालिका में दिखाया गया है कि 2 कंज्यूमर कितनी कितनी मात्रा में डिमांड कर रहे हैं। अब क्या करें, नीचे ध्यान से देखिए, टेबल तो ये है। आगे फिर से क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत 4 रुपये पर, 4 रुपये कीमत है, वस्तु की कीमत कितनी है? 4 रुपये कीमत पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा क्या होगी? हम लोग जानते हैं बाजार मांग जब किया जाता है तो बाजार मांग हम लोग कैसे निकालते हैं कि देखा जाता है कि कंज्यूमर कितना है,
कहाँ पर, मार्केट के भीतर में। तो मार्केट में यहाँ पर 2 गो कंज्यूमर है और जिसके लिए इन दोनों के लिए कीमत तय है 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। यहाँ पर दोनों में से कोई वीआईपी बंदा नहीं है जिसके लिए कीमत सस्ता किया जाएगा, सबके लिए कीमत बाजार में सेम टू सेम होते हैं। तो कीमत 4 रुपया है, 2 कंज्यूमर घुसे हुए मार्केट में और दोनों कुछ ना कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं 4 रुपये पर। तो देखो यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है 4 रुपये पर, चले जाइए देखिए 4 रुपया। और पहला कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, देखो पहला कंज्यूमर ने डिमांड किया 6 इकाई और दूसरा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 16 इकाई। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 16 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 22। तो 22 इकाई जो है यहाँ पर मार्केट डिमांड बन जाएगा, है ना। बाजार मांग ऐसे ही निकालता है। मार्केट डिमांड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के पहले कंज्यूमर का डिमांड कितना है, दूसरे कंज्यूमर का डिमांड कितना है, दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर इसी ढंग से और भी कंज्यूमर रहेंगे तो आप और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 ही कंज्यूमर है तो आप इतना ही फॉर्मूला लगाइए और इसमें दिखा दीजिए कि पहले कंज्यूमर का डिमांड कितना है। देखो पहले कंज्यूमर का डिमांड है 4 रुपये पर 6 इकाई और दूसरे कंज्यूमर का डिमांड है 4 रुपये पर ही 16 इकाई। तो यहाँ पर 16 कर दीजिए, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला देखिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये और ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग जो है अक्सर गलती कर देते हैं। सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम है। देखो मांग का नियम ना केवल और केवल डायरेक्शन बताता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होगी नहीं होगी। हम लोग जानते हैं मांग के नियम के अनुसार कि मूल्य बढ़ने पर सामान्य रूप से वस्तुओं की मांग कम कर दी जाती है और मूल्य कम होने पर मांग अधिक की जाती है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिर्फ ये डायरेक्शन बताया कि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बताया कि कितना बढ़ेगा, ये कितना घटेगा, नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया और मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया। सिर्फ डायरेक्शन को बताया, इसलिए कहते हैं कि मांग का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक कथन है, सिर्फ क्वालिटेटिव चीज़ों को बताता है, क्वांटिटेटिव नहीं बताता। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 45 में क्या करा है कि सामान्यतः किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि से मांग, हम लोग जानते हैं मूल्य में वृद्धि होने से मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सामान्यतः मूल्य में वृद्धि होने से मांग घटती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 46 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 46 में बोल रहा है कि एक वस्तु का मांग वक्र होता है। देखो मांग वक्र हम लोग कैसे बनाते हैं भाई, मांग वक्र हम लोग जो है इस ढंग से बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं मूल्य को y एक्सिस पर, तो प्राइस लिख दीजिए, और मांग की मात्रा को लिखते हैं x एक्सिस पर, तो यहाँ पर क्वांटिटी लिख दीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, मांग की गई मात्रा। तो हम लोग देखो यहाँ पर रख देते हैं प्राइस, मान लो तो उस समय डिमांड हो रहा है मान करके चलते इतना, मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं पहला का प्राइस है तो OP1 मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक OQ1 जो हमारा है क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही मूल्य घटता है ना, तो हम लोग जानते हैं वस्तु सस्ती होने पर मांग की मात्रा ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बन गया Q2। अगर आप बढ़ाना चाहें प्राइस को तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए P3, तो यहाँ पर डिमांड आपका घट जाएगा इस बार, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं Q3। तो ये जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं तीनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, तो यहाँ से मिलाते हुए आपका जो है ना एक लाइन बनेगा। तो मांग की रेखा ऐसा ही बनता है जो कि बाएं से दाएं की तरफ गया, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए हुआ, इसका स्लोप है नेगेटिव। मांग वक्र का ढाल कैसा है, ऋणात्मक है। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होता है कौन, मांग की रेखा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। 47 में क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, AK47 नहीं है ये लेकिन एग्जाम में अगर आप नहीं बना पाए है ना, तो AK47 जैसा दिल में चुभन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, 47 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है कि मांग का नियम लागू होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो आय प्रभाव की वजह से, है ना, हम लोग देख चुके हैं आय प्रभाव कैसा होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव जिसका डिस्कशन आगे कर दिए जाएंगे, इसकी तरह जो है वो सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम को भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये 3 कारण होते हैं, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम। इन तीनों कारणों से जो है मांग का नियम लागू होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 48 क्या कह रहा है, अब 47 नहीं है 48 आ गया यहाँ पर देखो, सामान्यतः एक मांग वक्र का ढाल होता है। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल कैसा होता है भाई, अभी जस्ट हमने देखा है ऋणात्मक ढाल होता है। हम बार बार कह रहे हैं ऋणात्मक ढाल कब होगा, जब बाएं से दाएं नीचे की ओर आते हुए जितनी भी वक्र होती है, इस तरह से जितने भी वक्र बनेंगे सबका स्लोप नेगेटिव होता है, ध्यान रख लीजिएगा, सबका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 49।
49 में क्या कह रहा है, 49 में कह रहा है कि निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। एंजिल वक्र मतलब एक एंजिल अर्थशास्त्री का नाम है। इन्होंने बताया था कि सामान्यतः लोग ना इनकम बढ़ने के साथ अपनी रुचि वाली वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं। इनकम बढ़ने के साथ मांग ज़्यादा करते हैं और इनकम घटने पर मांग को घटा भी देते हैं। दरअसल ये आय की वजह से यहाँ पर मांग की रेखा तैयार होती है, जो वो इस ढंग से बनती है। दिखाते हैं आपको नीचे, देखिए यहाँ पर हम लोग प्राइस नहीं लेंगे बल्कि इनकम को लेंगे। इनकम कहाँ लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर लिख देंगे इनकम यानी कि आमदनी या फिर आय को। यहाँ पर है ओरिजिन और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की गई मात्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कहा इनकम यहाँ पर है तो उस वक्त डिमांड यहाँ पर है। ठीक है, ये मान लीजिए कि y1 है तो इस समय मान लीजिए कि q1 ये है। जैसे ही इनकम घटता है, चाहे तो बढ़ता है, मान लो पहले बढ़ा दिए थे, इन मांग बढ़ता है, बढ़ा दो, तो इनकम बढ़ते ही वस्तु की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप कर दो Q2। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो इनकम जैसे ही घटेगा डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे सामान्यता होता है और ये बताया था बात किसने, एंजिल ने। तो ये देखो ऊपर जाते हुए एक रेखा बन रहा है। दरअसल इसी वक्र का नाम है एंजिल वक्र, जो कि आय और मांग में सीधा सीधा संबंध को बताता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आय मांग वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, एंजिल वक्र कहते हैं। ध्यान से अब अर्थशतक मारने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 50 पर आ चुके हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सो अगली गेंद आ रही है हमारे लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आय में वृद्धि से मांग सामान्यता क्या होती है। तो हम लोग देखें जस्ट अभी कि आय में वृद्धि होने से मांग सामान्यता बढ़ जाती है और आय घटने पर मांग घट भी जाती है। इस तरह का सिचुएशन जहाँ पर होगा वैसी वस्तुएं होती है सामान्य वस्तु। तो पूछ रहा है आय में वृद्धि होने से मांग क्या होती है, तो आय में वृद्धि होने से मांग बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो देखो इनकम बढ़ने पर वस्तु की डिमांड अगर कम हो गया है तो ऐसी वस्तु कहलाती है घटिया किस्म की वस्तु, यानी कि इंफेरियर गुड्स कहलाती है। मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था, घटिया वस्तु आप इसे कह लीजिए, यानी कि इंफेरियर गुड्स या फिर निम्न कोटि की वस्तु या फिर तुच्छ वस्तु, जो भी आप कहें। तो ऑप्शन पहला आपका सही जवाब होगा। अब देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या आ गया है 52, मतलब 52। क्या कह रहा है, देखो मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में कमी होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मांग में कमी कब आता है बताइए, जब आय में कमी आ जाए। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं जब व्यक्ति की आमदनी घट जाए तो खरीदने का औकात ही नहीं रहा, तो वस्तु डिमांड कम करेगा, स्वाभाविक सी बात है। क्रेताओं की संख्या में कमी, बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना, या फिर क्रेताओं की संख्या कम रहेगी तो निश्चित तौर पर वस्तुओं की मांग कम होगी बाजार में। यहाँ पर देखो उपभोक्ता की रुचि में कमी, है ना, जैसे मैंने अभी समझाया कुछ देर पहले कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में रुचि नहीं रही थी तो उस टाइम आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं उपभोक्ता की रुचि में गिरावट आ गई, यानी कि टेस्ट कम है तो कंज्यूमर डिमांड कम कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 53 में क्या कह रहा है कि सामान्यतः, है ना, सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि से क्या होगी। भाई हमारे यहाँ पर जब नया बच्चा जन्म ले लेगा तो लोग रसगुल्ले बांटना शुरू कर देते हैं, डिमांड की है ना रसगुल्ले का, फिर कपड़े, मिठाइयाँ, पता नहीं और क्या क्या। मतलब कि यहाँ पर सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कपड़े, उसके लिए भी जो है वो खाने पीने की वस्तुएं जो है आपको जुटानी पड़ जाएगी अब। तो यहाँ पर देखो 54 में क्या कह रहा है कि सामान्यतः अनुकूल समय में वस्तुओं की मांग क्या होती है। देखो ठंड का दिन है तो अभी स्वेटर, रजाई, मफलर, कम्बल ये सब पहनने के अनुकूल है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः अनुकूल समय में वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे गर्मी का दिन आ जाएगा तो बर्फ लोग खाने शुरू कर देते हैं, कुल्फी, आइसक्रीम वगैरह जो है बिकना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिन में वो सब चीज़ें खाना अनुकूल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुकूल समय में मांग बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। देखो ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुएं कहलाती है प्रतिस्थापक वस्तुएं, अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है, ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है। मतलब कि जिसको दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि मान करके चलिए कि हम व्हाइट बोर्ड पर ना पढ़ा करके हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएं, तो यानी कि एक दूसरे का व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है। जैसे चाय और कॉफी भी क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है। यहाँ पर देखो पूछा है भी कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, कॉफी अगर महंगा हो जाएगा तो चाय की मांग क्या होगी। भाई कॉफी महंगा हो गया तो लोग कॉफी छोड़ देंगे पीना और उसमें चाय की मांग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि चाय और कॉफी एक दूसरे का प्रतिस्थापक वस्तु होता है। देखो क्वेश्चन संख्या 57 में क्या करा है कि कलम तथा स्याही निम्नलिखित में से किस तरह की वस्तु है। कलम और स्याही एक दूसरे का पूरक वस्तु होता है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कार और पेट्रोल भी क्या होता है, तो मोटर कार और पेट्रोल भी एक दूसरे का पूरक वस्तु होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मोटर कार के मूल्य में वृद्धि होने पर, मोटर कार के मूल्य में वृद्धि होने से पेट्रोल की मांग क्या होगी। अरे भाई गाड़ी जब महंगा हो गया है तो हम पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, साइकिल में थोड़े ना डालेंगे। तो कार जो है वो महंगी हो गई है तो पेट्रोल की डिमांड उस समय घटेगी। क्या होगी, पेट्रोल की डिमांड घटेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या है 59। देखो 59 में क्या कह रहा है, 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होती है, कंबाइंड डिमांड होती है या फिर ज्वाइंट डिमांड होती है। मतलब कि कौन सा वस्तु ऐसा है, दो वस्तुएं बताइए, दो वस्तु का नाम लिखा हुआ है, इन वस्तुओं में से कोई दो वस्तु ऐसा बताइए जो साथ साथ में खरीदा जाता है, जिनकी ज्वाइंट डिमांड होती है, संयुक्त मांग होता है। मतलब जूता खरीदते तो मौजा खरीदना ही पड़ता है, हालांकि आजकल फैशन चला है जूता जो है ना बिना मौजे का भी लोग पहन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि कार और पेट्रोल, क्योंकि कार खरीदेंगे तो पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि कार सर बैटरी से चल रहा है तो बैटरी उस टाइम खरीदना पड़ेगा स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी दो वस्तुओं का यहाँ पर जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग बताइए कि कार और पेट्रोल एक दूसरे का क्या है, संयुक्त मांग होगा, एक दूसरे का ज्वाइंट डिमांड होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि निम्न में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। प्रतियोगी वस्तु मतलब कॉम्पिटिटिव गुड्स, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। ये तो देखो कोको कोला और पेप्सी एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव गुड्स होगा। गर्मी के दिन में देखना लोग पेप्सी नहीं ले पाते हम किसी मार्केट से, अगर पेप्सी नहीं मिला तो लोग कोको कोला मांग लेते हैं उससे, है ना। तो दुकानदार कोको कोला दे देता है, भैया पेप्सी नहीं है कोको कोला चलेगा, हाँ चलेगा भाई दे दो। तो यहाँ पर क्यों, चूंकि पेप्सी और कोको कोला एक दूसरे के प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। पेप्सी नहीं मिला तो कोको कोला से काम चल जाएगा और कोको कोला नहीं मिला तो फिर 7 अप से काम चल जाएगा। ये सब सारे जो हैं एक दूसरे के प्रतिस्थापक होते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 61 क्या कह रहा है कि गिफिन वस्तु वह होती है जिसकी मांग, तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया और कीमत बढ़ने के बावजूद भी उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा की जा रही है और कीमत घटने पर उस वस्तु की अगर मांग कम कर दी जा रही है, अगर ऐसा हुआ, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड गिफिन गुड्स बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में। तो ऐसा जो है ना रॉबर्ट गिफिन ने समझाया था कि कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि कीमत बढ़ने पर और भी मांग किया जाता है और कीमत घटने पर उसकी मांग घटा दी जाती है, ऐसा रॉबर्ट गिफिन ने कहा था। इसलिए गिफिन वस्तु वह होती है जिसकी कीमत बढ़ने से मांग क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन पहला आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गिफिन वस्तु में कीमत तथा मांग के बीच संबंध पाया जाता है। तो गिफिन वस्तु का जो मूल्य है और मांग है, इन दोनों में कैसा संबंध है देख लीजिए, सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है। तो ऑप्शन पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 63 क्या कह रहा है। 63 में कह रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल खाली स्थान होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए कह रहा है। तो अभी आपने देखा कि मूल्य और मांग में कैसा संबंध है, धनात्मक, तो ढाल इसका कैसा बनेगा, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर आप ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना वाई एक्सिस पर क्या, प्राइस को, तो प्राइस लिख दो, यहाँ पर लिख दो एक्स एक्सिस पर क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग की गई मात्रा को लिख दो। तो यहाँ पर अगर हमने प्राइस रखा है तो यहाँ पर डिमांड है, मतलब कि इतना हमारा है डिमांड और ओ से लेकर के पी तक है मांग, सॉरी मूल्य। तो यहाँ पर अगर हम मूल्य को बढ़ा दें तो गिफिन वस्तु में यही तो होता है कि मूल्य बढ़ने पर, मान लो कि P1 ये है तो P2 इसको मान लो, और Q1 अगर ये है तो Q2 इधर मान लो। तो क्या हुआ इधर दिखाइए, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ा दिया गया, यही तो है गिफिन वस्तु।
यही है गिफिन वस्तु दरअसल, जिसका ढाल कैसा बन रहा है, धनात्मक बन रहा है, पॉजिटिव स्लोप वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 64 में कह रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से, मूल्य में क्या बोल रहा है, कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ये क्या बात हो गई भाई, यानी कि वस्तु सस्ती हो जाएगी तब मांग नहीं की जाएगी ज़्यादा। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है, अनिवार्य वस्तु। मान लो दवाई सस्ता हो गया, क्या करोगे, दवाई 10 किलो खरीद लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर जितना सलाह देता है आप उतना ही डिमांड करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर उसी केस में हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मूल्य में कमी होने पर भी मांग में कोई खासा असर नहीं देखा जाता, मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो वैसा होता है अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में, समझ गए होंगे। ऐसा नमक के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि नमक जब बहुत सस्ती हो जाए तो महीना में अगर 1 पैकेट खा रहे 10 पैकेट थोड़े ना खाएंगे। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में, है ना, यहाँ पर मूल्य कम होने के बावजूद भी हम उसकी मांग बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 65 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनिवार्य वस्तु कौन सी, लोग पहचान करने के लिए दे दिया कि नीचे जो वस्तुएं दिया हुआ है इनमें से बताइए कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, रोज रोज हमें ये वस्तुएं चाहिए होता है। नमक, माचिस, दूध, है ना, ये सब जो है वो जीवन मर्रा की जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसे हम अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन संख्या 66 में क्या कह रहा है, 66 में कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में कमी क्या कहलाती है। देखो कह रहा है कि अन्य बातें समान है, यानी कि ना इनकम चेंज हो रहा है, ना सीजन समय और मौसम चेंज हो रहा है, ना विज्ञापन में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप, यानी कि मूल्य में वृद्धि हो जाए तो मांग में क्या हो जाती है, कमी। मांग में हो गया क्या, कमी। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको हम संकुचन कहते हैं, क्योंकि मांग कम हो गया है। किसकी वजह से, मूल्य बढ़ने की वजह से। तो जब कभी मूल्य बढ़ने की वजह से मांग में कमी आ जाती है तो इसे मांग का हम संकुचन कहते हैं। इसी चीज़ को हम दिखाते हैं अगले क्वेश्चन में, रुको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से, यानी कि निम्न रेखा चित्र में मांग वक्र क्या प्रकट करता है। तो मांग वक्र तो आपको पता है डी से लेकर के डी तक मांग की रेखा है, और पहले था पॉइंट ए पर, अब चला जा रहा है पॉइंट बी पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो P1 हमारा ये था और उस समय डिमांड यहाँ पर किया जा रहा था। अब उसके बाद क्या होता है कि मूल्य में हो जाती है कमी, यानी कि वस्तु हो जाती है सस्ती। तो मांग देखिए पहले यहाँ पर था, अब मांग इधर हो जा रहा है, यानी कि जैसे ही वस्तु सस्ती हुई मांग को बढ़ा दिया गया। तो पहले पॉइंट यहाँ पर था, अब पॉइंट यहाँ हुआ, यानी कि मूवमेंट किधर हुआ है, नीचे की तरफ। तो ये जो मांग की रेखा हुआ नीचे की ओर गति, ये क्या बता रहा है कि मूल्य में कमी होने पर मांग में हुआ है वृद्धि। मूल्य में कमी होने पर मांग में क्या हुआ है, वृद्धि। तो मांग का विस्तार हुआ है, मांग क्या हुआ, विस्तार हुआ। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर उल्टा कह दें कि मूल्य मान लो कि यहाँ पर हम बढ़ा देते तो मांग क्या हो जाता, घट जाता, इधर घट गया देखो। तो इस समय हम बोलते हैं इसको संकुचन, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर हमने मांग घटा दिया। लेकिन जैसा यहाँ पर दिया है कि मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, तो इसे हम मांग का विस्तार समझते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये भी देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल में ले लिया है। कह रहा है कि निम्न उदाहरण से मांग का कौन सा प्रकार जो है प्रकट होता है या फिर स्पष्ट होता है, बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए टेबल में क्या है, मूल्य जो दिया है प्रति इकाई मूल्य दिया हुआ है। पहले भी 20 रुपया था, आज भी 20 रुपया है, यानी कि मान करके चलिए कि P1 भी 20 रुपया और P2 भी 20 रुपया है। लेकिन पहले जब मूल्य 20 रुपया था तो मांग किया जा रहा था कितना, 80 इकाई। और बाद में अगर मांग की मात्रा यहाँ पर देखें तो 100 इकाई हो जाती है। मतलब कि मूल्य स्थिर है और मांग बढ़ गया। ऐसा कब होता है भाई, ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं मांग में वृद्धि हुआ है। विस्तार मत बोलना इसको, क्योंकि मूल्य में कमी की वजह से मांग नहीं बढ़ा है, बल्कि अन्य वजहों से यहाँ पर मांग बढ़ा है। ठीक है, मतलब मूल्य के अलावा जितने भी कारक होते हैं मांग को प्रभावित करने वाले, जैसे कि आमदनी बढ़ने से हो सकता है कि मांग बढ़ गया होगा, उसके घर में जो है नए बच्चे का जन्म हो गया, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ गई होगी। मूल्य घटने से मांग नहीं बढ़ा है, मूल्य तो स्थिर है। तो हमने यहाँ पर मूल्य कर दिया मान लो 20 का 20 रुपये। ठीक है, लेकिन मांग पहले कितनी थी, मांग थी यहाँ पर 80 इकाई। 80 इकाई यहाँ पर मांग हो रही थी पहले। लेकिन मांग की रेखा कैसे बनती है, तो मूल्य और मांग जहाँ मिलते हैं हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग मांग की रेखा तैयार कर देते हैं। ये लो डी हमारा तैयार है।
लेकिन इसी पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मूल्य है वो बिल्कुल स्थिर है, 20 रुपये का 20 रुपये ही है, लेकिन मांग बढ़ करके यहाँ पर 100 इकाई हो जाती है। तो यहाँ पर मान करके चलिए Q2 हमारा जो है वो 100 हो गया है। तो अब जो है दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मूल्य और मांग। तो यहाँ से फिर से एक जो है वो मांग की रेखा ऐसे खींच लीजिए। ये क्या बन गया आपका D1 D1। तो यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं कि मांग की रेखा किधर शिफ्ट कर गया, देख लीजिए मांग की रेखा ये था, ये दाहिनी तरफ चला गया, दाहिनी ओर विवर्तन हुआ है, तो हम इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मांग में संकुचन और मांग में हमने वृद्धि की बात कर ली, सॉरी मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि, दोनों चीज़ें मैंने समझा दिया है। अगर जरूरत है तो आप रिपीट करके फिर से घुमा करके देख लेना मैंने क्या क्या आपको समझाया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 69 में हम क्या कह रहे हैं, 69 में क्वेश्चन पूछा है कि जब वस्तु का मूल्य स्थिर हो, मूल्य क्या होगा, स्थिर, फिर से वैसा ही बात कर रहा है, तो अन्य कारकों में प्रतिकूलता के कारण मांग कम हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो मांग में कमी हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर जस्ट उल्टा यानी कि आपको समझना है। यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर मूल्य जो है ना फिक्स है, मूल्य फिक्स है मान करके चलिए, यहाँ पर मूल्य हमारा है O से लेकर के P तक, OP। तो मांग की मात्रा पहले इतना था मान करके चलते हैं, मांग की मात्रा कितनी थी, O से लेकर के Q तक। तो मांग की रेखा, और यहाँ पर देखो कैसे बनेगा मांग की रेखा, DD, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मांग की रेखा। तो यहाँ पर हमने इसको तैयार कर दिया, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मांग जो है ना प्रतिकूलता की वजह से क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब जैसे देखो अभी गर्मी का सीजन धीरे धीरे आ रहा है, तो गर्मी के टाइम में क्या हो जाएगा, मांग घट जाएगा। दाम जैसे कि तैसे है स्वेटर का, लेकिन मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिन में स्वेटर थोड़े ना पहनोगे, तो इसलिए यहाँ पर मूल्य भले ही स्थिर रहा लेकिन मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम इसे जो है ना संकुचन नहीं कहते, बल्कि इसमें हम कहते हैं मांग की रेखा का बाईं ओर विस्थापन हुआ है, तो इसे हम कहते हैं मांग में कमी, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन संख्या 70, और ये 70 जो है अब आ रहा है मांग की लोच से संबंधित। देखो मैंने हर एक टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं ना, जाकर के हमारे चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स प्राइम के नाम से सारे जो है कंटेंट हमने जो है अपडेट कर दिया है, जाकर के प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमने बता दिया आपको, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दोनों मीडियम से हमने बताया है इकोनॉमिक्स प्राइम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 70 क्या कह रहा है कि मांग की लोच से अभिप्राय है। तो मांग की लोच से क्या मतलब है भाई, हम लोग जानते हैं मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि देखो ईडी हमारा जो होता है ना, ईडी, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या कि पहले का भाई मूल्य है, पहले के मांग की मात्रा है। लेकिन यहाँ पर लोच कैसे पता चलेगा, तो लोच देखिए कैसे निकलता है कि मूल्य में यहाँ पर परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि मात्रा वाली बात जो है ऊपर में है, मूल्य नीचे है। तो मात्रा में परिवर्तन ऊपर है, मूल्य नीचे है, मतलब मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन जो होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा भी फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है डेल्टा Q%, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो मूल्य में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन की वजह से, यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। तो ये दोनों सूत्र ध्यान रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो 22 है खतरनाक है, जैसा कि मैंने मांग के नियम के लिए कहा था। कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि मांग की लोच है, कैसा कथन है, तो मांग की लोच में ना दोनों चीजें स्पष्ट होती है, गुणात्मक भी मात्रात्मक भी, यानी कि ये बताता है कि मूल्य में कितना वृद्धि होने पर, देखो वृद्धि भी बोल रहा है, यानी कि दिशा भी बताया, और बोला कि कितना वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कितना कमी आया। चूंकि मांग के नियम में सिर्फ हम लोग ये पढ़ते हैं कि मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है और मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, लेकिन मांग की लोच क्या बताती है कि अगर मूल्य में वृद्धि हुआ है तो कितना हुआ है, यह स्पष्ट कर देता है मांग की लोच, और उसकी वजह से यानी कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी होती है, इसी चीज की बात करता है मांग की लोच। तो इसलिए ये डायरेक्शन भी बता रहा है, तो कह रहे हैं गुणात्मक कथन है, और कितना परिवर्तन हुआ मूल्य में और उसकी वजह से मांग में कितना परिवर्तन आया, यानी कि मात्रात्मक रूप से भी बात करता है। तो मांग की लोच ध्यान रखिएगा, गुणात्मक के साथ साथ में मात्रात्मक भी होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं।
क्वेश्चन संख्या देखिए 72 में क्या कर रहा है। 72 में क्या रहा है कि सापेक्षिक लोचदार होती है। हम लोग वैल्यू के हिसाब से पूछें, वैल्यू के हिसाब से बताएं तो आपको ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है पहले भी, मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया था ना एक जगह कहीं ना कहीं कि ईडी जो है वो इक्वल टू 2 है। तो बताइए मांग की लोच क्या है, तो 1 से अधिक है ना ये, तो सापेक्षिक लोचदार। तो सीधी बात है कि सापेक्षिक लोचदार क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में कि मांग की लोच 2 है, तो बताइए मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच 2 है तो मांग की लोच का कौन सा प्रकार होगा, ऐसा पूछा हुआ है ना। तो मांग की लोच देखो 2 है, इसका मतलब इकाई से अधिक है। इकाई से जहां कहीं भी अधिक हुआ तो सापेक्षिक लोचदार, इसी को हम अधिक लोचदार भी कहते हैं, इसी को सापेक्षिक लोचदार कह रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर फिर से आ रहा है 73, और ये भी जो है सापेक्षिक लोचदार ही पूछा हुआ है। हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है ईडी के लिए। ईडी के लिए मैंने एक सूत्र क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन होता है डेल्टा पी, और यहाँ पर इंटू में क्या होता है, पहले का प्राइस बटे पहले की क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा जो है ना, अगर हम यहाँ पर समझें इस चीज़ को खोल करके तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चूंकि ये गुना में है तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू बाय क्यू कर देते हैं। तो मात्रा में अगर ज़्यादा परिवर्तन दिखा और मूल्य में अगर आपको परिवर्तन कम दिखा, कम मतलब जैसे देखो डेल्टा पी बाय आप कर दो यहाँ पर P1, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन और मूल्य में कम परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा जो है पहला बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए, तो मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन, मांग की मात्रा में जहाँ ज़्यादा परिवर्तन हुआ तो मांग की लोच ज़्यादा है, सापेक्षिक लोचदार मांग है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 74 क्या कह रहा है कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है। ये क्वेश्चन जो है ना भी आई है, ठीक है, पूछते रहता है इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, तो बिल्कुल क्षैतिज होती है भाई, सब क्षैतिज होती है। क्षैतिज का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्षैतिज का अर्थ होता है छाती के सामने से जा रहा है। अब ऐसा ध्यान रखने के लिए कर लो, मान लो एक आदमी ऐसे खड़ा है तो उसके छाती के सामने जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब मांग की रेखा हम लोग कैसे जानते हैं, जनरली डिमांड कर ऐसे बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन अब मांग की रेखा कैसी हो गई है, क्षैतिज हो गई है। तो इसकी इलास्टिसिटी पूछेगा ना तो इसकी मांग की लोच क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, यानी कि ईडी जो होता है इसका इन्फिनाइट होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कई बार यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर जो हम पी लिखे हुए हैं ऐसे लिख देगा, यहाँ पर भी डी लिख देता है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डी लिख देता है, यानी कि डी से लेकर के डी तक जो है वो आपका डिमांड कर रहा है। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, तो ध्यान रख लेना अनंत होगी या फिर इन्फिनाइट इलास्टिसिटी होगी। इसी को कहते हैं मांग की रेखा जो है ना कैसी है, तो यहाँ पर क्षैतिज है, बिल्कुल हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस हमारा जो है ना वो मात्रा लिखा जाता है इस पर, इसलिए एक्स एक्सिस को मात्रा अक्ष भी कहते हैं। तो ऐसा भी पूछता है कि अगर मांग की रेखा मात्रा अक्ष के समांतर हो, मात्रा अक्ष तो ये है, उसी के समांतर अगर मांग की रेखा ये बन गई है तो इसकी मांग की लोच क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 74 में देखो क्वेश्चन आ ही गया भाई साहब, हमने सारे क्वेश्चन जो है लगभग सेटअप कर दिए हैं, सभी क्वेश्चन जो है ना यहीं से और इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। अगर यूनिट 2 से पूछा भी गया तो यूनिट 2 से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, देखना कंसेप्चुअली सारे जो है हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 75 में जब मांग वक्र एक्स अक्ष मतलब मात्रा अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में हो जाता है तो मांग की लोच का यह कौन सा प्रकार दिखलाता है, तो हम लोग समझ चुके हैं अनंत लोचदार को दिखाता है, यानी कि हम इसी की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। देखो डी से लेकर के डी तक इसकी इलास्टिसिटी ध्यान रखिए, बार बार कह रहे हैं अनंत होगा या फिर इन्फिनाइट होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को ही हम लोग कहते हैं मात्रा अक्ष, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को समझ गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 में पूर्णतः बेलोचदार मतलब मांग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ढीठ की तरह जहीं का तहीं खड़ा है, तो पूर्णतः बेलोचदार कहलाता है वो। तो उस समय मांग की रेखा जो होती है वो कैसी बनती है बताइए यहाँ पे, तो वो हो जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू कैसा हो जाता है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए मूल्य जो है वो कभी यहाँ पर है, ठीक है, मान करके चलिए P1, तब भी मांग कितना है Q1, यहाँ पर मूल्य बढ़ गया मान लो तो भी, लेकिन मांग की मात्रा वहीं का वहीं है, ये क्यों ही रहा, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। मूल्य बढ़ने के साथ घटना चाहिए था, नहीं घटा। मूल्य घटने पर बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, जहीं का तहीं टिका हुआ ये वाला देखो। तो इसलिए कहेंगे यहाँ पर कि मांग की रेखा जो है बिल्कुल कैसा चला गया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस चला गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो लाइन गया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है।
तो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में अगर चला जाएगा तो इसकी इलास्टिसिटी जो है 0 होती है, क्योंकि मांग ना इधर घट रहा है ना इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मांग की मात्रा जहीं का तहीं फिक्स हो गया। तो अगर वाई अक्ष के पैरेलल में हो जाएगा या फिर इसको कहते हैं मूल अक्ष के समांतर हो जाएगा मांग की रेखा, तो ये मांग की लोच क्या होती है, अनंत होती है, या फिर मांग की लोच शून्य होती है, अनंत नहीं शून्य होती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा लंबवत। लंबवत मतलब टेंजेंट है, देखो ये खड़ा है मतलब टेंजेंट है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। फर्क समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो अनंत, वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो 0। चलिए आगे जाते हैं। 77वें नंबर में फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु की मांग की रेखा, कीमत रेखा एक्स अक्ष के मांग की रेखा कीमत अक्ष मतलब वाई अक्ष के समांतर खींची गई है ना, वाई अक्ष के समांतर खींची गई, तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की लोच का मान 0 हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस ये होता है और ये जो वाई एक्सिस होता है, तो हमारा मांग की रेखा बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल में ही चला गया है। ये वाला जो है ना मांग की रेखा ही हमने खींचा वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो यहाँ पर कहते हैं ईडी इक्वल टू क्या, 0। आगे चलिए क्वेश्चन संख्या 78 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। देखिए मांग की लोच को मापने के लिए कई विधियां होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 जो है मेथड जानते हैं मेनली। वो कौन कौन सा होता है? कुल व्यय प्रणाली यानी कि टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली, और तीसरा होता है प्रतिशत विधि या फिर ज्यामितिक विधि, जिसको हम अनुपातिक विधि भी बोलते हैं, परसेंटेज मेथड कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों विधि से जो है मांग की लोच को कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उसकी मांग की गई मात्रा में 10% की कमी होती है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। मतलब कि हम लोग जानते हैं मांग की लोच कैसे कैलकुलेट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा क्यू परसेंट, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे यहाँ पर लिखते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत कमी दिया हुआ है 10, तो ऊपर में हम पुट कर देते हैं 10, और मूल्य में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है 5, तो नीचे पुट कर दीजिए 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा 2, यानी कि 1 से अधिक निकला। स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन सी हमारा सही और सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन संख्या 80 क्या कह रहा है कि निम्नांकित तालिका से मांग की लोच ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव टर्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इसको एमसीक्यू में ले लिया है ताकि आपका कंसेप्ट हम क्लियर से कर सकें। देखो यहाँ पर जो पहला प्राइस है वो कितना है 5, तो पहला प्राइस आपने कर देना है P1, ठीक है। P1 कितना है 5। दूसरा प्राइस कितना है यहाँ पर 4, तो आप कर दीजिए इसको P2, क्या कर देना है, इसको कर देना है P2। तो P1 और P2 हो गया। जब प्राइस 5 रुपया था प्रति इकाई, तो मांग की मात्रा कितनी हो रही है, यहाँ पर देखो 20 इकाई हो रही है मांग की मात्रा। लेकिन जैसे ही मूल्य में कमी हुआ, देखो मांग की मात्रा बढ़ गया, इधर कितना हो गया 20 से हो गया 30, तो यहाँ पर Q2 हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा P हम लिखेंगे कैसे, डेल्टा P हम लिखेंगे P2 माइनस क्या हो जाएगा P1। तो P2 हमारा कितना है, P2 है 4 और P1 कितना है 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा कितना, माइनस में हमारे लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है, जिससे पता चले कि 1 रुपये की क्या हुई है, मूल्य में कमी हुई है। यानी कि डेल्टा P हमारा जो निकला है वो 1 निकला है। और मांग की मात्रा में हम देखेंगे यहाँ पर चेंजिंग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा Q लिखेंगे कैसे, हम Q2 लिखेंगे, Q2 माइनस क्या हो जाएगा Q1। Q2 हमारा कितना है, Q2 हमारा है 30 और Q1 कितना है 20, तो यहाँ पर डेल्टा Q हमारा निकल जाएगा कितना 10। तो इस ढंग से जो है हमने कैलकुलेट यहाँ तक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे ED इक्वल टू क्या, ED इक्वल टू लिखेंगे हम डेल्टा Q अपन क्या हो जाएगा डेल्टा P, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P1, नीचे में क्या हो जाएगा Q1। तो इस ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमारे देखिए यहाँ पर सारा वैल्यू पता है, डेल्टा Q हमें पता चल चुका है यहाँ पर 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, और डेल्टा P कितना है 1 है, तो केवल हम 1 पुट करेंगे, माइनस पुट यहाँ पर नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर दिए। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यहाँ पर हमने P1 क्या करना है, P1 हमारा है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, और नीचे में क्या है Q1 आपका कितना है देख सकते हैं 20 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 20। तो यहाँ पर देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि नीचे आ गया 2, ऊपर कितना बचा हुआ केवल 5, तो 5 को 2 से भाग कर दे दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 81 क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा
मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है? तो प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच का मान बदलेगा। ठीक है, क्या होगा? बदलेगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन ये किस बिंदु पर कितना होता है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें एक जो है वो डायग्राम यहाँ पर बनाना है और इसके अंदर या फिर इसके ऊपर हम कह सकते हैं 5 हमें पॉइंट दिखाने हैं। पॉइंट ए, और यहाँ पर दिखा दीजिए बीचों बीच में आप कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर कर देते हैं बी, और बीचों बीच में कर दीजिए सी, यहाँ पर कर दीजिए फिर डी, और नीचे फिर ई। मतलब कि हमें जो है 5 यहाँ पर पॉइंट दिखा देने हैं। क्योंकि इलास्टिसिटी होता है जो डिग्री वो 5 होती है। तो मध्य बिंदु पर जो बात करते हैं, मध्य बिंदु पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा ये इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट ए है इस पर इन्फिनाइट होगा। और इसी ढंग से यहाँ पर बी पर हम बात कर लें तो ई डी जो है ना ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पर ई डी जो होगा डी पर ये हो जाएगा लेस देन 1, और पॉइंट ई पर होगा ई डी इक्वल टू 0। तो इस ढंग से इन्फिनाइट, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 1 से कम और 0, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ऊपर में सबसे ज़्यादा, फिर 1 से ज़्यादा, फिर 1 के बराबर, फिर 1 से कम, फिर 0। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच का मान क्या हुआ? बदला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 82 क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको ई डी इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि केवल मध्य बिंदु पर पूछ रहा है। इसका सही जानकारी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर पॉइंट ए हमने ले लिया है, पॉइंट बी ले लिया है, और यहाँ पर हम बीचों बीच में ले लेते हैं पॉइंट सी। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ई डी जो है हम लोग कैसे लिखते हैं? ई डी बराबर हम नीचे एक सूत्र लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ई डी बराबर सूत्र इसका क्या होता है? हम लोग लिखते हैं लोअर सेगमेंट, ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा? लोअर बनेगा सेगमेंट, यानी कि नीचे का भाग। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट हमने लिख दिया, बाय क्या हो जाएगा? अपर सेगमेंट, यू डबल पी ई आर, अपर, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेगमेंट। तो हमने लिख दिया लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट मतलब, लोअर सेगमेंट का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग। ठीक है, तो अगर ये बीचों बीच में है, इस रेखा के बीचों बीच में है, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये से लेकर के सी है उतना ही लेकर के सी से बी तक है। तो लोअर सेगमेंट कौन सा होगा? सी बी। तो लोअर सेगमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, लोअर सेगमेंट कह रहा था ना यहाँ पे, तो लोअर सेगमेंट यहाँ पर लिखाएगा सी बी, और अपर सेगमेंट क्या होगा? ए से लेकर के सी। तो यहाँ पर ए से लेकर के सी। तो अगर ये बीचों बीच में पॉइंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो दोनों का इक्वल हम वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 2 2, ठीक है, 4 4, कुछ भी ऐसा, तो कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगला देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन संख्या 83 में क्या कह रहा है कि निम्न रेखा चित्र में बिंदु बी पर मांग की लोच का मान क्या होगा? बिंदु बी जो देख सकते हैं मिडिल पॉइंट से बिल्कुल ऊपर है थोड़ा सा, तो इस पर जो है मांग की लोच क्या होगा? यही फॉर्मूला आपको लगाना है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मान करके चलिए कि यहाँ पर हम पॉइंट कर देते हैं ए, और यहाँ पर कर देते हैं पॉइंट सी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है लोअर सेगमेंट कौन सा बनेगा? बी से लेकर के सी तक लोअर सेगमेंट बनेगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बी सी। और यहाँ पर अपर सेगमेंट कौन सा बनेगा? ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ पर कर दीजिए अपर सेगमेंट ए बी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो बी सी है, बी से लेकर के सी तक वो बड़ा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ 5 7 10 जो भी लेना है ले लीजिए। ठीक है, नीचे ए बी कितना है? देखो यहाँ पर बहुत कम लग रहा है, तो मान लो 2 3 5 कुछ भी रख लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 से अधिक ही आएगा, जो भी आएगा। तो यानी कि 5 आया है, तो यानी कि 1 से अधिक आया, दैट मीन्स कि इकाई से अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखिएगा 84 क्या कह रहा है? ये तो कुल व्यय से जो है पूछ दिया है, कुल व्यय प्रणाली से ही पूछ दिया है। तो कह रहा है कुल व्यय विधि के अनुसार निम्नलिखित तालिका मांग की लोच का कौन सा प्रकार व्यक्त करती है? तो ये जो है देखिए, कीमत में क्या हुआ है? कीमत में हुआ है यहाँ पर वृद्धि। तो कीमत में वृद्धि की वजह से भी यहाँ पर देख सकते हैं कुल खर्चे में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना। भले ही यहाँ पर कीमत क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, लेकिन कीमत बढ़ने से भी या फिर कीमत घटने से भी अगर कुल खर्चे में कोई असर ना पड़े तो इसको हम लोग इकाई लोचदार बोलते हैं। क्या कहते हैं? इकाई लोचदार। किस विधि से? कुल व्यय विधि से। ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी कुल खर्चा स्थिर रहेगा मतलब इकाई लोचदार। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखिए 85 क्या कह रहा है? 85 में कह रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं या फिर कारक
कारक कौन कौन से हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो वस्तु की प्रकृति जो है ना मांग की लोच को प्रभावित करती है, क्योंकि जो अनिवार्य वस्तुएं होती है उसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो इस तरीके से आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच 1 से अधिक होती है। तो वस्तु की प्रकृति जो है मांग की लोच को प्रभावित करेगी। कीमत स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है, डिटेल में इन चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। और आय स्तर भी मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन हमारा जो है वो डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 86 देखिए, कह रहा है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। तो जो अनिवार्य वस्तुएं होती है उसकी कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है तो मांग को घटाएंगे जरूर, लेकिन मांग को थोड़ा सा ही घटाते हैं, जबकि मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गया होता है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि मूल्य में जो है वो ज़्यादा वृद्धि और मात्रा में अगर कमी आया भी है तो बहुत कम कमी आया है, मतलब कि कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार होती है, 1 से कम लोचदार होती है अनिवार्य वस्तुएं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो VVI है, मतलब अनिवार्य वस्तुएं जो होती है वो लेना ही लेना है, उसके बिना तो जी नहीं सकते, तो इसलिए ये मांग की लोच 1 से कम होगी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 87 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी कीमत मांग लोच सबसे कम होती है। सबसे कम लेस इलास्टिक यानी कि कौन सा होगा, जो अनिवार्य वस्तु है। नमक हमारा अनिवार्य वस्तु है, बाकी सिर्फ सारी चीज़ें जो वो या तो अनिवार्य है ही नहीं जीवन के लिए उतनी ज़्यादा, या फिर वो आरामदायक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 89 देखिए क्या कह रहा है कि विलासिता वस्तुओं की मांग। विलासिता वस्तु मतलब जो लग्जरियस कमोडिटी होती है, जो जीवन यापन के लिए उतना जरूरी नहीं है, ये जीवन में उतना अनिवार्य होता ही नहीं है, इसको इसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लोचदार मांग होती है विलासिता वस्तुओं की मांग, क्योंकि इन वस्तुओं के बिना भी जीवन चल सकता है। ठीक है, क्योंकि इन वस्तुओं का ज़्यादातर उपभोग तभी किया जाता है जब हम शान शौकत समाज में दिखाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लग्जरियस कमोडिटी की मांग की लोच लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो कहेंगे ना 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 खरीदना जरूरी नहीं है अभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, लग्जरियस कमोडिटी क्या होती है, ये अधिक लोचदार होती है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 90 में क्या कह रहा है कि एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की मूल्य लोच क्या होगी, कम होगी, मतलब 1 से कम होगी जो लोचदार, उसी पर वित्त मंत्री जो है टैक्स वगैरह में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो है वो मूल्य बढ़ने पर भी लोग डिमांड नहीं घटाएंगे, है ना, ज़्यादा नहीं घटाएंगे, मतलब कि हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो जो बेलोचदार वस्तुएं होती है या फिर जो मांग की लोच कम लोचदार होती है उन वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लग सकता है। ये गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ये ऐसा हो सकता है, किस पर, जो कम लोचदार वस्तुएं होती है उस पर सरकार ऐसा कर सकती है। सो सारे कंसेप्ट हो गए हैं फिनिश, और हम लोग पहले भी यूनिट 1 के ऊपर में डिटेल में बात कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना, वो वीडियो को भी आप कंप्लीट कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 2 चैप्टर्स को जो है बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद।